बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी कभी हम अपने माँ बाप को बड़ी तकलीफ पहुंचा देते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अपनी खुशियां हासिल करने के लिए अपने माँ बाप को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन फिर वक्त पलट कर आता है और अपनी औलाद जब कभी कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा काम करती है तो याद आता है कि कभी हमने भी शायद इसका कोई 10वां हिस्सा किया होगा। और दुनिया का निज़ाम कुछ ऐसा ही है कि जो आप करते हैं वो कल आप काटते भी हैं। आप जो आज थोड़ा सा करते हैं वो कई गुना बड़ा होकर आपके आगे ज़रूर आता है। ये मुकाफ़ाते अमल है। एनीवे, अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मोहम्मद फैज़ की है। और मोहम्मद फैज़ जो है वो अपनी माँ का बड़ा ही प्यारा बेटा था और छोटा बेटा था अपने तमाम बहन भाइयों में। और इसने अपनी माँ को बड़ा ही गहरा दुख पहुंचा दिया। वो माँ जो उसकी तस्वीर पकड़ कर अब रोती है और दिखा दिखा कर रोती है। अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत के लिए अपनी माँ को गहरा दुख दे गया। मैं इसकी वालदा के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसने किया क्या। मोहम्मद फैज़ की जो वालदा है ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम खुशी देखी, बहुत कम खुशी देखी। और जो तकलीफ़ें देखी वो इतनी लंबी है कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता। अच्छे दिन उनकी ज़िंदगी में बहुत ही कम थे। ये इनकी वालदा जो है ये अज़हर इकबाल है। और उनके पास, जिनको ये बच्चे अपना मामू कहते हैं, उनके घर में इनकी परवरिश हुई, क्योंकि इनके वालिदैन बहुत कम उम्री में उनकी वफ़ात हो जाती है। उसके बाद इसकी वालिदा की शादी होती है और इनके घर ये बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें मोहम्मद फैज़ जो है वो सबसे छोटा होता है। लेकिन अभी मोहम्मद फैज़ बहुत छोटा होता है कि इनकी वालिदा के जो शौहर यानी कि फैज़ के जो वालिद हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात होती हैं। बड़ी मुश्किलात के साथ वो अपने सब बच्चों को, यानी कि 6 बहन भाइयों को, जिनमें फैज़ सबसे छोटा था, इन सबको वो पालती हैं। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी इनकी गुजर बसर होती है। इनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन वही थे जब फैज़ जो है वो बड़ा होता है और अरब अमारात में काम करने के लिए जाता है। और ये उनकी ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जब वो वहाँ से उनको पैसे भेजता है और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आना शुरू होती है। उसके बाद फैज़ ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, लेकिन उसके बहन भाई ने तो मैट्रिक भी नहीं किया था। इधर उधर मेहनत मजदूरी करते, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। और असल सरमाया कमाओ पूत जो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद फैज़ था। अब वो सबसे छोटा होने की बिना पर माँ का बहुत लाडला भी था। और वो कहती थी कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा जो है वो कहाँ चला गया। मेरा बेटा जो है मुझे रोज फोन करता था और कहता था कि बस मेरे कागज तैयार हो रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, मैं अब आपको बताती हूँ। मोहम्मद फैज की जो वालदा है वो कहती है कि 14 दिन हो गए, मेरे बेटे से मेरी कोई बात नहीं। इंडिया वालों की भी माएँ होंगी, मेरे दुख दर्द को वो समझें। आखिर ऐसा क्या हुआ। इंडिया की रियासत हैदराबाद में बेसिकली ये लड़का जो है गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है। लेकिन ये दाखिल क्यों होता है, इसे अपनी माँ को बताया ही नहीं था कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जो है वो अकेले ले चुका है। इंडिया की जनूबी रियासत है तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से पता लगता है कि इसे गिरफ्तार वहां पे कर लिया गया है। ये 24 साल पाकिस्तानी है, फैज मोहम्मद इसका नाम है। पासपोर्ट और वीज़ा जो है उसके बगैर ये नेपाल की सरहद इंडिया में दाखिल होता है। नेपाल की सरहद से आपको पता ही है, जहाँ से पहले वो एक खातून जो है वो यहाँ से जा चुकी है और उसके बाद वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम होता है। लेकिन ये मुकीम क्यों होता है बेसिकली, दरअसल वहाँ पर फैज मोहम्मद अपनी बीवी से मिलने चाहता है। जी हाँ, बीवी। अब आप कहेंगे बीवी से क्या शादी के लिए भी वो पहले गया था? नहीं, शादी के लिए वो पहले इंडिया नहीं गया था, बल्कि ये शादी जो है ये होती है जनाब दुबई में। जी हाँ, वो कहती है खातून, इसकी वालदा, कि मुझे तो 2 रोज पहले मेरी बेटियों ने बताया कि मोहम्मद फैज किसी दूसरे मुल्क नहीं बल्कि इंडिया गया है। वहां पर फैज की एक बीवी भी है और एक बेटा भी है। वो कहती है जब मैंने ये सुना तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मुझे बताए बगैर शादी कर लेगा। और सिर्फ शादी ही नहीं, उसकी तो औलाद भी है और मुझे पता ही नहीं है। वो मुझे बताकर गया है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, लेकिन वो इंडिया में है और अब इंडिया में वो गिरफ्तार है। फैज की वालदा कहती है कि मुझसे पूछे बगैर उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे पूछता तो मैं उसको इजाजत दे देती और कहती कि बहू को अरब मुल्क से पाकिस्तान लाओ, मगर अब शादी की है तो वो अब मेरी इज्जत है। मुझे बहुत खुशी है कि उसने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। इंडिया वालों को भी उसकी बहादुरी और वफादारी की कदर करनी चाहिए। दरअसल फैज इंडिया कैसे पहुंचता है, अपनी बीवी से कैसे मिलता है, उसकी शादी कैसे होती है, और उसकी बीवी जो है शादी के बाद इंडिया है और ये पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान से इंडिया क्यों जाता है जबकि शादी इनकी दुबई में होती है। दरअसल मोहम्मद फैज की बीवी जो है वो 29 साल की है, जबकि ये 25 साल का है। इसकी बीवी का नाम नेहा फातिमा है और उसका 3 साल बेटा है, जिससे मिलने वो हैदराबाद गया है। जबकि उनके ससुराल वालों ने हैदराबाद में रहने के लिए उसके जारी शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात बनाने का उससे वादा किया था। अब होता क्या है जनाब, फैज कराची में बेसिकली पहले कपड़े की डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था। 2018 में गारमेंट कंपनी में काम करने के लिए उसे मुत्तहिदा अरब अमारात में उसकी तकर्री होती है। वहां पर यूएई में उसे 1 साल के बाद यानी कि 2019 में एक इंडियन रियासत हैदराबाद की फातिमा से उसकी मुलाकात होती है, जो उसे वहां पर मुलाजमत अच्छी जगह दिलाने का वादा करती है और उसकी मदद करती है। कुछ अरसे के बाद इनकी मोहब्बत हो जाती है और इनकी वहां शादी होती है। वहीं पर
उसका एक बेटा भी जो है वो पैदा होता है। जी हाँ, इन दोनों की शादी जो है यूएई में होती है, वहां पर इनका बेटा भी होता है। पुलिस के मुताबिक फातिमा अगस्त 2022 में यूएई से हैदराबाद चली गई और अपने खानदान के साथ हैदराबाद में रहने लगी। यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऐसा क्या था कि फातिमा उसके साथ पाकिस्तान नहीं आई या वो यूएई में नहीं रहे। यूएई में उसकी नौकरी की मियाद मुकम्मल हो गई थी। फातिमा ने उसे कहा कि मेरे साथ मेरे मुल्क चलो। इसने कहा कि मेरे साथ मेरे मुल्क चलो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा। लेकिन फातिमा उसके साथ पाकिस्तान आने को राजी नहीं हुई और अपने वालिदैन के पास हैदराबाद चली गई। आखिरकार उसे अपने बेटे की याद आई और गुज़िश्ता साल नवंबर में फैज जो है सयाहती वीजा लेकर नेपाल जाता है और वहां से गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद चला जाता है। बड़ा ही आसान है लगता है कि नेपाल से हैदराबाद जाना। उस वक्त से वो हैदराबाद में ही मुकीम था। मार्च में मोहम्मद गौस के जाली शनाख्त के साथ इंदराज करवाने के लिए वो आधार एनरोलमेंट सेंटर गया। आधार एनरोलमेंट सेंटर में आपको पता ही है कि पहले जो खातून यहाँ से गई थी और उसने वहां पर अपने आधार कार्ड भी बनवाए हुए थे, लेकिन पकड़ी तब जाती है जब वो अपना निकाह करने जाते हैं। लेकिन वहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब मोहम्मद फैज के बड़े भाई इकबाल हुसैन जो है वो कहते हैं कि 2018 में वो अरब अमारात गया। उसकी रिहाइश गालबन शारजा में थी, जबकि काम किसी और जगह करता था, गालबन दुबई में ही उसकी शादी भी हुई। 2018 से 2022 तक वो वहीं रहा, किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। हमें उससे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। 2022 में वो वापस आया और शांगला में 2 माह रहा। इस दौरान वो हमें अक्सर कहता था कि उसका एक दोस्त है जो उसको मलेशिया या कनाडा लेकर जाने का कहता है। दरअसल वो तैयारी में था इंडिया जाने के, लेकिन अपने माँ बाप को, अपनी वालदा, अपने घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं रखता था। शायद उसकी बीवी चाहती थी कि वो अकेले ही उसके पास आए और उसको उसके वालिदैन का, यानी कि उसकी वालदा और उसके घर वालों का बोझ ना उठाना पड़े। शायद उसको वो बोझ लगते थे और उसे अपने शौहर को वहां बुलाया, वहां बुलवा कर उसको फंसा दिया। उसकी गिरफ्तारी का सोशल मीडिया से वो कहते हैं कि हमारे घर वालों को पता लगा। उसके भाई बताते हैं, हमारे इलाके का एक बंदा मेरे पास आया, उसने हमें इंडियन मीडिया की कुछ तस्वीर और वीडियो दिखाई, जिससे हमें पता चला कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इकबाल हुसैन कहते हैं कि हम कोई तालीम याफ्ता नहीं, मैं एक अड्डे पर काम करता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं अपने भाई के लिए क्या करूं और क्या ना करूं। हम लोग अब उसके स्कूल से उसका रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद वालों को, यानी कि हुकूमत को हम दरखास्त देंगे कि मोहम्मद फैज की रिहाई में हमारी मदद करें। अब मोहम्मद फैज की वालदा जो है वो कहती है कि मेरे बेटे ने शादी की है, ठीक है, बहू बनाई है, उसको धोखा नहीं दिया, इस बात का एहसास करें। वो भी दिल गुर्दे वाले हैं, वो भी दिल रखते हैं, वो भी माएँ हैं। मेरे बेटे को भी एक माँ की नज़र से देखें। अब इंडिया और नेपाल के जो शहरी हैं वो एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए आपको पता है कि वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। सरहद अबूर करने के लिए उनके पास कोई सरकारी शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटिंग कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। तो इन्हीं में से किसी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो यकीनन इंडिया गया होगा। इंडिया नेपाल बॉर्डर चेक पॉइंट पर पैदल आने जाने वालों की चेकिंग भी नहीं होती, इसलिए अक्सर लोगों का इस चेक पॉइंट से गुजर कर इंडिया जाना बहुत ही आसान होता है। नेपाल की सरहद से दिल्ली के लिए बराह रास्त बसें भी चलती हैं, जिनमें बड़ी तादाद में नेपाली और इंडियन शहरी जो है वो सफर करते हैं और यूं उनका आना जाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो जनाब, ये एक स्टोरी सामने आई। वालदा को बड़ी ही तकलीफ थी इस बच्चे ने। मैं समझती हूँ कि इसे चाहिए अपनी माँ से माफ़ी मांगे और अल्लाह करे कि अब उसके लिए आसानी हो, क्योंकि ये केसेस जो है बहुत सामने आ रहे हैं जिसमें शादी के लिए मोहब्बत के चक्करों में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है लोग आते हैं और कितनी आसानी से भारत में एंटर हो जाते हैं। इसका केस जो है इससे पहले भी आपको मालूम ही है, एक बड़ा ही पॉपुलर केस चल रहा है और अब ये एक और केस सामने आए। देखिए इसका क्या अंजाम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।